मुलांनो, आज आपण शाल या पाठाला सुरुवात करणार आहोत। या पाठाचे लेखक राग जाधव आहेत। तो बच्चों, आपको मालूम है शॉल, तो शाल किसके लिए किसके लिए काम में आती है? तो आपने देखा होगा, जब ठंडी होती है, ठंडी से गर्मी मिलने के लिए हम शॉल ओढ़ते हैं। जो खास करके महाराष्ट्रियन लोग की शादी होती है, तब जब वहाँ दुल्हन जो होती है, वो दुल्हन के साथ तो शॉल होती है। ऐसे बहुत सारे शॉल के क्या है उपयोग है, बराबर। तो राग जाधव ने इस पाठ में क्या कहा है, तो पहले हम उसकी प्रस्तावना देखेंगे। आपण आधी प्रस्तावना बघूया। शाल ही एक प्रतीकात्मक आहे। प्रतीकात्मक मीन्स सिंबॉलिक। शाल अंगावर पांघरण्यासाठी असलेले वस्त्र है। शाल ये जो है वो हम शरीर पे ओढ़ने वाली एक कपड़ा वस्त्र, ते एक सम्मान चिन्ह ही है। सम्मान चिन्ह मतलब किसी कार्यक्रम होता है, जब हम बड़े व्यक्ति कोई आते हैं या साहित्यिक आता है या चीफ गेस्ट आते हैं, तो हम उनको सम्मान के तौर पर शाल और क्या देते हैं, श्रीफल। अब बोलेंगे श्रीफल मतलब क्या? श्रीफल मतलब नारियल। ओके, तो शाल ये सम्मान चिन्ह ही है। लेखकाला मिळालेल्या शालीचा वापर कसा केला? अभी लेखक एक लिटरेचर ऑथर है और मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष था, इसलिए अलग अलग वो जगह जाता था, तब उसे ढेर सारी शॉल मिलती थी। उसने उस शॉल का किस तरह से इस्तेमाल किया, उपयोग किया, त्यातून त्याला कोणते अनुभव आले और उससे क्या क्या उसको एक्सपीरियंस आया, अशा अनेक शाली भोवतीच्या ऐसे बहुत सारे शॉल के बारे में असलेल्या आठवणी म्हणजे मेमरीज त्यांनी या पाठात सांगितल्या आहे। म्हणजे या पाठात लेखकाने शाली भोवतीच्या ज्या आपल्या आठवणी आहेत त्या मुलांनो इथे सांगितलेलं आहे। तर आता आपण या पाठात आलेले जे वाक्प्रचार आहेत ते आधी पाहूया, नंतर पाठाला सुरुवात करूया। तर वाक्प्रचार आहेत फ्रेजेस। वाक्प्रचार म्हणजे फ्रेजेस। एका पायावर हो म्हणणे। पहिला फ्रेज क्या है बच्चों? एका पायावर हो म्हणणे, तयार असणे। त्याचा अर्थ काय? तयार असणे। उद्योगात असणे। काय? उद्योगात असणे, कामात असणे। टू बिझी इन अवर वर्क। अहोरात्र भरती असणे, खूप गर्दी असते। क्राउड, लॉट्स ऑफ क्राउड्स। कर्जबाजारी होणे, कर्जात बुडून जाणे। इन डेप्ट, टोटली कर्जे में क्या हो जाना, डूब जाना। भिकेला लागणे, गरीबी वाटायला येणे। पॉवर्टी, रास्ते में आ जाना या ओके। त्यानंतर गमावून बसणे, जवळ असलेले हरवून बसणे। जो अपने पास की जो चीज है उसे गवा बैठना, लॉस्ट। उसंत न मिळणे, वेळ न मिळणे, डोंट गेट द टाइम। चक्कर मारने, त्याचा अर्थ है फेरफटका मारने। देखो अभी लॉकडाउन है, आप घर में बहुत कंटाल होते हो, तो बोर होते हैं, ऐसा लगता है चल बाबा थोड़ा मैं फेरफटका मार के आता हूँ, म्हणजेच त्याला काय म्हणतात, चक्कर मारणं। हात जोडणे, नमस्कार करणे। अशा प्रकारे मुलांनो या पाठात आलेले हे वाक्प्रचार आहेत, ते आता आपण पाहिलेले आहेत। आता आपण पाठाला सुरुवात करूया। शाल, लेखकाचं नाव राग जाधव। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो। काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो, तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवलं आणि विचारलं, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय? बघा काय म्हणतात लेखक, एकदा मी पु ल देशपांडे, एकदा मी मतलब कौन, लेखक राग जाधव, किसके पास गए थे, पु ल देशपांडे। बोलेंगे पु ल देशपांडे कौन है सर? तो पु ल देशपांडे एक नाटककार, ओके, राइटर, मराठी साहित्य सम्मेलन के हेड भी रह चुके हैं। उनके घर हो कुछ काम के वजह से गया था और काम हो गया। काम झाल्यावर मी जाण्याच्या बेतात, बेतात मीन्स जाने की तयारी में, निघण्याच्या बेतात होतो, तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवलं। और अपने पास सुनीताबाई मतलब कौन? पु ल देशपांडे की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? सुनीताबाई। उन्होंने क्या किया, लेखक को रुकाया आणि विचारले, आणि त्यांना विचारलं, काय विचारलं? और पूछा, तुम्हाला शॉल लिहिली तर चालेल काय?
आपको शॉल दूंगी तो चलेगा क्या? अभी पू.ल. देशपांडे और उनकी पत्नी सुनीताबाई से शॉल मिलना ये कितनी बड़ी बात है। तो क्या हुआ, लेखक ने क्या कहा, मी एका पायावर हो म्हटले। लेखक तुरंत खुश हो गया और वो तयार हो गया। बघा, पहिला फ्रेज आला, एका पायावर हो म्हणणे म्हणजे तयार होणे, रेडी। आणि पु.ल. देशपांडे आणि सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला। सुनीताबाई और पु.ल. देशपांडे से शॉल मिलना ये मेरे लिए बहुत अभिमान गौरव की बात थी, बड़ी प्राउड की बात थी। ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेस मध्ये ठेवून दिली। और उसके बाद मैंने क्या की, वो जो शॉल थी वो लाई मैंने घर, और मेरे घर में मेरे रूम में जो सुटकेस थी, बैग थी, उसमें मैंने रख दी। वापरली मात्र कधीच नाही, उसको कभी उसने लेखक ने यूज किया नहीं, उसको संभाल कर रखा। पुढे वाईला विश्वकोशाचा, बघा इथे ना 4 प्रसंग आहे मुलांनो। इथे पहिला प्रसंग काय बघितला आपण, की लेखक पु.ल. देशपांडे यांच्या घरी गेला होता काय कामानिमित्ताने। तिथे काम झाल्यावर लेखक निघण्याच्या तयारीत होता, तेवढ्या सुनीताबाईंनी थांबवलं लेखकाला आणि विचारलं, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय? मग आता पु.ल. देशपांडे आणि यांच्याकडनं शाल मिळणं ही फार मोठी अभिमानाची गोष्ट वाटली लेखकाला, आणि लेखक हा म्हटलं, आणि लेखक ती शॉल घेऊन घरी आला आणि त्यांनी आपल्या त्या सुटकेस मध्ये ठेवून दिली आणि ती मात्र कधी वापरली नाही। हा झाला या पाठातला पहिला प्रसंग। आता आपण दुसरा प्रसंग बघू। मी पुढे वाईला विश्वकोशाच्या अध्यक्ष म्हणून मी गेलो होतो। लेखक विश्वकोश अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बच्चों। विश्वकोश मतलब इंसाइक्लोपीडिया, जो अलग अलग विषयों का इंसाइक्लोपीडिया होता है, उसमें जो मीनिंग, कहाँ से शब्द आया है, कैसे उसकी उत्पत्ति हो गई है, कैसे निर्माण हुआ है, वो उसके डिटेल्स होता है। तो वैसे ही मराठी लिटरेचर में भी मराठी विश्वकोश होता है, उसकी स्टडी के लिए हेड ऑफ पर्सन करके लेखक को किधर भेजा गया था, वाई। आप बोलेंगे वाई मतलब क्या सर? वाई एक गांव का नाम है, सातारा डिस्ट्रिक्ट में है। महाबलेश्वर, आपको महाबलेश्वर पता होगा, तो महाबलेश्वर के बॉटम पे नीचे ही वो जो गांव है, उस गांव को क्या कहते हैं, वाई। वहां लेखक गया था और विश्वकोश का अभ्यास के बारे में एज अ हेड बनकर। तिथे नदीकाठच्या प्राज्ञशाळेच्या खोलीत मी राहत असे। आता लेखकाची तिथे व्यवस्था केली गेली होती राहण्याची। अभी लेखक की व्यवस्था की गई थी वाई में ही प्राज्ञशाला। प्राज्ञशाला क्या होता है मालूम है बच्चों? वेद पठन, जो एक रिलीजियस स्कूल है वेद पठन वाली, उसको बोलते हैं प्राज्ञशाला। उस एक रूम में लेखक के रहने की क्या की गई थी, व्यवस्था। वहां लेखक रहा था। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या पार होत्या। अभी देखो, लेखक को जो रूम दी गई थी रहने के लिए, उस रूम की खासियत क्या थी कि उस रूम की दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब साउथ की ओर जो विंडो थी, उस विंडो से देखेंगे तो वहां से कृष्णा नदी का फ्लो दिखता था बहता हुआ, और वो नैरो वे से बहती थी। त्याला म्हणतात चिंचोळ्या। चिंचोळ्या मतलब नैरो वे से, त्याला अरुंद प्रवाहाने ती वाहत होती। कोणती नदी? कृष्णा नदी। व्हेरी गुड। हा, तर थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकी लगतच्या घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल ठेवून, एका टोपलीत ठेवून ती मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती। आता ठंडी के दिवस होते, ठंडी मतलब विंटर सीजन। लेखक ने देखा कि एक लेडी आई है, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा है। उसने उस घाट पर, जो खिड़की के बाहर जो नदी का घाट था, उस किनारे पर उसने एक टोकरी में, एक बास्केट में उसने एक अपने छोटे बच्चे को रखा और वो उस बहती हुई नदी में मछली पकड़ने बैठी या मछली पकड़ने गई। वो उद्योगात असणे, कामात असणे। टू बिझी इन अवर वर्क। कौन से काम में बिजी थी वो बच्चों? यस, मछलियां पकड़ने के काम में वो बिजी थी। तिचे बाळ कडाकाच्या थंडीने कुड़कुड़त होते। अब उसका जो बच्चा था वो ठंडी के कारण ऐसा वो कर रहा था, बराबर। पण आईचे तिकडे लक्ष नव्हते। अभी माँ है, माँ का उसके और ध्यान ही नहीं था, किसकी और? बच्चे की ओर। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में बिजी थी। कौन से काम में? यस, वो मछलियां पकड़ने में बिजी थी, बराबर। मात्र मला राहवले नाही। लेखक को उस बच्चे की अवस्था, कंडिशन नहीं देखी गई। मी सुटकेस मधली पुलकी शाल काढली।
फिर लेखक दयावान, एकदम सेंसिटिव, संवेदनशील। लेखक ने जो पुल देशपांडे और सुनीता बाई ने जो शॉल दी थी, उस शाल को क्या कहा है लेखक ने? पुलकित शाल। वो जो उसने सूटकेस में रखी थी वो उसने निकाली। देखो उस शाल का उपयोग किधर किया लेखक ने? 5-50 रुपयांच्या नोटा काढल्या और लेखक ने अपनी जेब में से 5-50 की नोट निकाली आणि त्या बाईला हाक मारली। और जो मछली पकड़ रही थी लेडी, लेखक ने क्या किया? उसको पुकार लगाई। खिडकीतनं ते सर्व खाली दिले। तो खिडकी में से ही उसने वो सब चीजें उस लेडी को, त्या बाईला दिल्या आणि म्हटले और कहा, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ, हे सबसे पहले वो क्या करे? शॉल उस बच्चे को कवर कर, नंतर मासे मारत बैस। फिर बाद में क्या करते बैठ? मासे म्हणजे मछली पकडते बैठ। या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभीपेक्षा अधिक होती। जो शॉल, जो पु ल देशपांडे ने दी हुई जो शॉल दी, उसकी जो गर्मी थी वो उस बच्चे को, उस शॉल की गर्मी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस तरह से बच्चों ये सेकंड प्रसंग हो गया। पहिला प्रसंग कोणता? जेव्हा लेखक पु ल देशपांड्यांना भेटायला गेला तो। आणि दुसरा प्रसंग कोणता? जेव्हा लेखक विश्वकोशाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि अध्यक्ष म्हणून तो कुठे गेला होता? वाईला। आणि तेव्हा तिकडला प्रसंग लेखकाने सांगितलाय की कृष्णा नदीमध्ये एक बाई काय करत होती? मासे पकडत होती। तिचं छोटं बाळ थंडीने कुडकुडत होतं। लेखकाला ती अवस्था बघवली गेली नाही। मग लेखकाने आपली पुलकित शाल काढली आणि 5-50 रुपयांच्या नोटा काढून खिडकीतनं त्या बाईला दिल्या आणि सांगितलं की आधी त्या शालमध्ये त्या मुलाला गुंडाळ, नंतर मासे मारत बस। अशातनं या प्रसंगातनं आपल्या लेखकाचा कोणता गुण दिसतो मुलांनो? संवेदनशीलपणा, त्याला म्हणतो आपण सेन्सिटिव्ह। व्हेरी गुड। ओके, तर मुलांनो असे आपण हे 2 प्रसंग पाहिले। आता आपण तिसरा प्रसंग बघणार आहोत। कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलन गाजवत। आता देखा, आता बघा इथे कवि नारायण सुर्वेंचं नाव आलेलं आहे। बोलेंगे कवि नारायण सुर्वे कौन है? इनकी कविता हम सेकेंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं 2 दिवस। ये एक लेखक है, प्लस राइटर, लेखक, पोएट, कवि है और मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बराबर। तो उनकी जब प्रोग्राम होते थे, सभा सम्मेलन मतलब प्रोग्राम लिटरेचर के बारे में, और उनके इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आते थे। गाजवत, वो इनका स्पीच इतना अच्छा होता था कि सब अच्छे मतलब एकदम में हो जाते थे। उनका वो स्पीच सुन के लोग सुनते ही रहते थे। तर पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले और आगे जाकर वो मराठी लिटरेचर के हेड बने। अध्यक्ष म्हणजे कोण? मराठी लिटरेचर के हेड बने। एवरी ईयर कोई ना कोई हेड होता है मराठी अध्यक्ष का, वैसे वो बने। आणि परिणामता, उसका नतीजा, त्याचा इम्पॅक्ट काय झाला? त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरती असते। बघा, फ्रेज आहे अहोरात्र भरती असते म्हणजे खूप गर्दी असणे। आता नारायण सुर्वे सारखा कवी, लेखक अध्यक्ष झाला आणि त्यांचं बोलणं एवढं चांगलं असायचं की त्यांचं ते संमेलन ऐकायला किंवा त्यांच्या त्या मराठी साहित्य संमेलनात खूप गर्दी असायची लोकांची। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल आणि श्रीफळ। आता ते आले की प्रमुख पाहुणे म्हणून त्यांना काय करायचे लोक? शाल द्यायचे, नारळ द्यायचं। श्रीफळ म्हणजे काय? नारळ। आपण देवाच्या ठिकाणी पण आपण नारळ ठेवतो, म्हणून नारळाला काय म्हटलं गेलेलं आहे? श्रीफळ। एकदा ते मला म्हणाले, एकदा ते म्हणजे कोण? नारायण सुर्वे, जिसको बोले लेखक को, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन म्हणू लागलो आहे। अरे जादव, क्या बोलू तुमको, मैं प्रोग्राम में जाता हूँ तो इतनी शाल मिलती है और वो शाल ले लेके अभी मैं क्या हो गया हूँ? शालीन बन गया हूँ। अभी आप बोलेंगे शालीन का मतलब क्या? पोलाइटनेस, पोलाइट, एकदम शालीन, विनम्रता, नम्रशील बन गया हूँ। त्यांच्या या बोलण्यातील उपरोधक खोच माझ्या लक्षात नव्हे तर कोणाच्याही लक्षात सहज येणारी होती। अभी उन्होंने ये जो बात की वो टॉन करते हुए कही। टॉन मारते ना किसी को, और ये बात सिर्फ मेरे ही समझ में आने वाली नहीं थी, बाकी लोगों के भी ध्यान में आने वाली थी। कौन सी बात टॉन मारने वाली? कि शाल ले लेकर मैं एकदम शालीन बन गया हूँ। ऐसा नहीं होता है बच्चों, शाल मिलने से कोई शालीन नहीं होता है, ये एक कैरेक्टर होता है, वो हमारे ऑलरेडी इंसान में होता ही है समझ में। तर शाल व शालीनता याचा संबंध काय? तो मुझे पूछा जाएगा, किसी ने पूछा कि शाल और शालीनता का
संबंध क्या है? तो देखो, खरे तर खरी खुरी शालीनता शाली बिना शोभते। ऐसा नहीं है कि शाल से ही शालीनता मिलती है, तो शॉल के बिना भी शालीनता क्या होती है? शोभा देती है। सर्व सुरवे मुळातच शालीन, सुरवे जो थे उनको शॉल के कारण शालीन नहीं बने, ऑलरेडी उनमें शालीनता गुण था ही शॉल मिलने से भी पहला। और शालीन मतलब पोलाइट, एकदम नम्रशील, एकदम विनम्रता उनमें थी पहले ही। ओके, तर शालीच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नहीं। ऐसा नहीं तो मुझे बहुत शॉल मिल रही है बाबा, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही हूँ। उन्होंने इस अभिमान के कारण कभी उन्होंने अपने में की जो शालीनता थी, विनम्रता थी, नम्रता थी, वो उन्होंने कभी लॉस या घुमाई नहीं, डोंट लॉस। ओके, तर कधी शीणही झाली नाही। शीण म्हणजे कमी, शीणचा अर्थ कमी, लेस। और उनके पास जो शालीनता जो क्वालिटी है वो कभी लेस भी नहीं हुई। ओके, तर मी कविवर्यानं म्हटले, लेखक राग जाधव ने कविवर्य मतलब किसे? यस, नारायण सुर्वे से कहा, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कसं बाजारी होईन? हाँ, यदि ऐसा है कि शॉल से व्यक्ति में शालीनता आती है तो मैं डेप्ट हो जाऊंगा। डेप्ट मतलब कर्जदार हो जाऊंगा, कर्ज में डूब जाऊंगा। कैसे? तो देखो बच्चों, भीखेला लागे और गरीबी आएगी मेरे रास्ते में, मैं भीख मांगने लग जाऊंगा, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेच देऊन देईन। और ऐसा लग रहा है कि शाल देने से शालीनता मिलती है, तो मैं फिर बिजनेस शुरू करूंगा। कौन सा बिजनेस? शॉल का। बोलूंगा, ए शॉल ले लो, शालीनता ले लो, शॉल ले लो, शालीनता ले लो। ये मैं बिझनेस क्या कर सकता था सुरू, पण यावर तो शालीन कवी मनापासून असला। आणि लेखक सांगतात की जब मैंने कहा तब मेरे इस बात पर हे नारायण सुर्वे हसे। कोणाच्या बोलण्यावर? या कवी लेखकाच्या बोलण्यावर। शालीमुळे शालीनता येते की जाते? यदि किसने प्रश्न पूछा कि शॉल से शालीनता मतलब विनम्रता, पोलाइटनेस आता या जाता है, तर या प्रश्नाचे माझे उत्तर है। लेखक बोलता है इसका मेरा आंसर ये है कि जाता है, शॉल मिलने से जाता है। ऑलरेडी सर में होना ही चाहिए कि शॉल मिलने से मिलता नहीं है, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण एक खरे शालीन जग गमावून बसण्याचा मोठा धोका असतो बच्चों। और क्या कहा लेखक ने? अपन खरे एक शालीन जग, और इस शाल के कारण घमंडनेस, एक प्राउडनेस आ जाता है, घमंडी बनता है इंसान, और इतना सुंदर ये जो संसार है उस संसार से वो खो बैठता है, और ये धोखा, ये डेंजरस सिचुएशन उसके ऊपर आ सकती है। इसीलिए बच्चों, कभी भी हमें बड़प्पन मिलता है तो कभी हमें इतना घमंड नहीं होना चाहिए। ओके, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हा झाला तिसरा प्रसंग। ओके, तर पहिला प्रसंग कोणता मुलांनो? पुन्हा सांगते तुम्हाला। पहिला प्रसंग पु ल देशपांडेंना भेटायला गेलेले लेखक, त्यांना दिलेली शाल लेखकाला। मग दुसरा प्रसंग कोणता? लेखक विश्वकोशाचा अभ्यास अध्यक्ष म्हणून तो कुठे गेला होता? वाईला। तेव्हा तिथे झालेला तो प्रसंग, ती बाई आणि तिचं मूल। आणि तिसरा प्रसंग कोणता? कवी नारायण सुर्वे यांच्या सभा संमेलनाला खूप गर्दी असायची, त्यांना शाल मिळायची। शाल आणि शालीनताचा संबंध काय हा एक्सप्लेन इथे केलेला आहे। ओके, तर इथे आपण किती प्रसंग बघितले? 3। आता आपण चौथा प्रसंग बघूया। ओके, मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। लेखक काय म्हणतात की मी म्हणजे कोण? लेखक। 2004 में मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ, उसमें लेखक को चुना गया। उनके अपोज में सभी की राय थी, उनके अपोज में लड़ने वाला दूसरा कोई नहीं था, इसीलिए उसको क्या कहा गया है? बिन विरोध। वो क्या हो गए? चुनकर आए। ऐसे क्या? मराठी लिटरेचर के हेड। कौन से ईयर में? 2004। यस, तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालीचा वर्षाव झाला। फिर जैसे नारायण सुर्वे के ऊपर कैसे शॉल मिलती थी उनको समाज सम्मेलन में, वैसे ही राग जादव जिधर जाते थे उनके ऊपर शॉल की बारिश मतलब क्या सचमुच की बारिश क्या नहीं, ढेर सारी शॉल मिलती थी उनको जिधर जिधर वो प्रोग्राम के लिए जाते थे।
एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6 खोलीत त्यांना ठेवणेच शक्य नव्हते. लेखक कहता है कि जो मेरा रूम था वो 8x6 का था, इतना छोटा, और उसमें ये शॉल रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, शक्य नव्हते. मग मी सगळ्या शालीचे गाठोडे बांधू. मग लेखकाने काय केलं, लेखकने क्या किया, जो शॉल थी उसका उसने एक पोटली बांधी. सब एक ही शॉल को एक ऐसा बड़ा सा पोटला बनाया आणि ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले. और उनका जो क्लोज फ्रेंड था, निकटवर्ती मतलब एकदम क्लोजली फ्रेंड, उसको उन्होंने रखने के लिए दिया व त्या शाली वापरण्याचे सर्वाधिकार दिले. सर्वाधिकार मीन्स ऑल राइट्स, सभी अधिकार. बोला ये रख तेरे पास, तू उसको यूज भी कर सकता है. यूज करने का भी मैंने तुझे क्या दिया है, अधिकार. क्या यूज करने का, शॉल. बिचारा अति प्रामाणिक. देखो लेखक का जो फ्रेंड था ना वो इतना हॉनेस्ट था कि त्याच्या ही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले. उसको क्या बंगलो में नहीं रहता था, उसका भी कोई बड़ा फ्लैट नहीं था, वो भी एक छोटे रूम में रहता था. मगर अपने लेखक उसका खास फ्रेंड था, तो अपने दोस्त की बात रखने के लिए उसने वो अपने छोटे से रूम में वो लेखक ने जो शॉल का जो पोटला दिया था उसने संभाल कर रखा. केप्ट, संभालने. हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या. और उसके बाद लेखक ने क्या कहा कि अरे मेरे पास इतनी शाल तो क्या करूं. लेखक ने धीरे धीरे हो सब शाल क्या की, डिस्ट्रीब्यूट. किसको, गरीब श्रमिकांना. श्रमिक मतलब वर्कर, जो गरीब वर्कर थे ना उनको उन्होंने क्या किया, वो शॉल डिस्ट्रीब्यूट कर दी. ओके, हा झाला कोणता प्रसंग मुलांनो, चौथा. आता आपण शेवटचा प्रसंग बघणार आहोत, 5वा. ओके, तर फार महत्वाचा प्रसंग आहे मुलांनो, लक्ष द्या. या सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वरच्या मंदिरात पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे. अभी लेखक पुणे में रहता था. पुणे में बुधवार शनिवार पेठ, ओंकारेश्वर पेठ मतलब बाजार, दिल्ली. वहां ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर मतलब ये शिव मंदिर, शिव का क्या था, मंदिर. और उस ब्रिज पर, वहां ब्रिज था मंदिर के पास, वहां लेखक टहलने के लिए जाता था, कभी शाम के समय. ओके, तेथील कट्ट्यावर बसने मला आवडे. वहां मंदिर के बाजू में जो ब्रिज था, उस ब्रिज पर, उस पुल पर की दीवार पर लेखक को बैठना क्या लगता था, अच्छा. एक दिवस काय घडले, एक दिन क्या हुआ मालूम है की कडक थंडीच्या दिवसात, कडक थंडी, एकदम कडाके की थंडी थी, कडक थंडी. एक म्हातारा, एक बुढ़ा, अशक्त, वीक, भिक्षेकरी, भिक्षेकरी मतलब बेगर, भिकारी,